एक सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। धीमी धीमी बारिश की बूंदें जमीन पर बरस रही थी। तभी स्कूल में एक जिला कलेक्टर की गाड़ी सायरन देते हुए आकर रुकती है। उस सायरन की आवाज को सुनकर स्कूल में उपस्थित सभी स्टाफ और बच्चे हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी आज इस सरकारी स्कूल में क्यों आए हैं। उसके बाद गाड़ी से जिला कलेक्टर उतरते हैं और डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं। ऑफिस में पहुंचकर वो एक टीचर के बारे में जानकारी लेते हैं जिनका नाम शीतल होता है। शीतल सर के बारे में जैसे ही वो जिला कलेक्टर जानकारी लेते हैं तो प्रिंसिपल भी हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी को एक मामूली से टीचर में इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है। तो वो उनसे पूछ ही लेते हैं कि आपको उनसे क्या काम है। तो जिला कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ पैसे लौटाने हैं, इसलिए मैं उनके बारे में जानकारी कर रहा हूं। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि वो तो यहां से काफी समय पहले ही रिटायर होकर जा चुके हैं। अब वो यहां पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको उनका एड्रेस निकाल कर दे देता हूं। आप उनसे घर जाकर मुलाकात कर सकते हो। इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, आप जल्दी से उनका एड्रेस मुझे दे दो। तो ये बात सुनने के बाद प्रिंसिपल सर और भी ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर इतना बड़ा अधिकारी एक टीचर से मिलने के लिए इतना बेचैन क्यों है। तो वो फिर से पूछ लेते हैं कि अपने बारे में तो कुछ बताओ, क्यों आप शीतल सर से मिलने के लिए उतावले हो रहे हो और कितना पैसा आपने उनसे ले रखा है। तो इसके बाद जो जिला कलेक्टर होते हैं वो एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी कहानी प्रिंसिपल सर को बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि सर, कुछ सालों पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। तो एक दिन क्लास में शीतल सर ने सभी स्टूडेंट से एक सवाल पूछा कि अगर तुम सभी को 100 रुपए मिल जाए तो तुम उन 100 रुपए का क्या करोगे। तो इस सवाल के जवाब में सभी ने अपने अलग अलग तरह से जवाब दिए। कुछ स्टूडेंट ने तो कहा कि सर, हम उन पैसों की चॉकलेट खाएंगे। तो कुछ ने कहा कि हम उन पैसों का झूला झूलेंगे। तो कुछ वीडियो गेम खरीदना चाहते थे। तो कुछ अपने लिए उन पैसों से खिलौने खरीदना चाहते थे। तो जब मेरे बताने का नंबर आया तो मैंने उनसे कहा कि सर, मैं तो अपनी मां के लिए उनकी आंखों का चश्मा बनवा कर दूंगा, क्योंकि वह जब दूसरों के कपड़ों की सिलाई करती है तो आंखें कमजोर होने के कारण उन्हें थोड़ा कम दिखाई पड़ता है और अक्सर उनके हाथों में सुई चुभ जाती है। अब इस जवाब को सुनने के बाद शीतल सर अपनी कुर्सी छोड़कर मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि बेटा, ऐसा क्यों, तुम्हारी मां की आंखों के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा कर दे सकते हैं। तुम्हें उन पैसों को अपने लिए कुछ खेलने का खिलौना या कोई खाने की तुम्हारी पसंदीदा चीज भी खरीद सकते हो। तो इसके बाद वो लड़का कहता है, जो कि अब जिला कलेक्टर बन चुका था, कि सर, मेरे पिताजी की मृत्यु तो बचपन में ही हो गई थी। पिताजी के गुजरने के बाद मेरी मां ने मेरा पालन पोषण किया और वही मुझे पढ़ा लिखा रही है। वो दूसरे को घरों में काम करके और कपड़ों की सिलाई करके मेरा खर्चा पूरा करती है। उनकी आंखें अब थोड़ा कमजोर हो चुकी है, तो अगर उनकी आंखों के लिए चश्मा बन जाएगा तो सुई में धागा डालते हुए सुई उनके हाथों में नहीं चुभेगी। अब इन सब बातों को सुनकर शीतल सर बहुत ही भावुक हो जाते थे और बड़े ही प्यार से उस बच्चे को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, जो जवाब आज तुमने दिया है उससे पता चलता है कि तुम अपनी मां से कितनी मोहब्बत करते हो, और जहां तक मेरा अनुमान है तुम अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़े इंसान बनोगे। उसके बाद शीतल सर उस बच्चे को 100 रुपए देते हुए कहते हैं कि बेटा, ये 100 रुपए तो मैं तुम्हें अपने वादे के अनुसार दे रहा हूं, और ये जो 1 रुपया मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूं, इनको भी अपने पास रखो। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो मुझे लौटा देना। इसके बाद कलेक्टर साहब बताते हैं कि उस दिन के बाद शीतल सर ने मेरी कई बार मदद की थी। जब स्कूल में फ्री की ड्रेस मिला करती और मुझे फ्री में पढ़ने की किताबें भी दिला दिया करते थे। कभी कभी मुझे पहनने के लिए जूते भी दिला दिया करते थे। उनके बहुत ही एहसान है। मुझ पर मेरी कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी वजह से मैं आज उनसे मिलने के लिए आया हूं, उनके पैसों को लौटाने के लिए आया हूं। अब इस बात को प्रिंसिपल भी सुनते हैं तो वो भी भावुक हो जाते हैं और इधर इस बात को सुनाते हुए कलेक्टर बाबू भी रोने लगते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल सर स्कूल के पुराने रजिस्टर में से शीतल सर का एड्रेस निकालकर कलेक्टर साहब को दे देते हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर उस दिए गए एड्रेस पर जाने लगते हैं।
थोड़ी देर का सफर तय करने के बाद वो इस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि वो तो यहां से अपना घर बेचकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं। पास पड़ोस वालों से जानकारी की तो वर्तमान उनका एड्रेस भी मिल जाता है। उसके बाद कलेक्टर साहब उस शहर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो उस शहर में भी पहुंच जाते हैं और बताए हुए एड्रेस के मुताबिक एक घर का दरवाजा खटखटा है तो अंदर से एक लड़का बाहर आकर बोलता है कि जी बताइए, आपको किससे मिलना था। उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे शीतल सर से मुलाकात करनी थी। क्या शीतल सर का घर यही है? अब इस बात को सुनकर शीतल सर का लड़का हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर इन्हें पिताजी से ऐसा क्या काम है, क्योंकि शीतल सर का लड़का बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव का नहीं होता है। उसने अपने पिताजी को घर से निकालकर एक वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया था। वो खुद अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ इस घर में रहता था, लेकिन अपने पिताजी को एक ब्रदर आश्रम में छोड़ रखा था। करीब 4 सालों से वह अपने पिताजी से मिला भी नहीं था। उसे कोई खबर नहीं थी कि पिताजी अब कैसे हैं, जिंदा भी है या नहीं। तो वो पूछता है, आपको बाबूजी से क्यों मिलना है, क्या काम है? तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ रुपए लौटाने हैं और इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो पैसों की बात सुनकर उसके दिल में लालच आ जाता है। वो कहता है कि जो कुछ भी पैसे हैं आप मुझे दे दीजिए, मैं उन पैसों को उन्हें दे दूंगा। मैं उनका इकलौता बेटा हूं। लेकिन कलेक्टर साहब उसकी कोई बात नहीं सुनते और जिद करते हैं कि मुझे सच सच बताओ, वो फिलहाल रहते कहाँ है। तो फिर शीतल सर का बेटा सच्चाई को उगल देता है कि उसने अपने पिता को एक वृद्ध आश्रम में छोड़ रखा है। अब कलेक्टर साहब उनके नालायक बेटे से वृद्ध आश्रम का पता पूछते हैं और तुरंत वृद्ध आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो आश्रम के मैनेजर से बातचीत करके शीतल सर के बारे में पूछताछ करते हैं और उन्हें शीतल सर के कमरे का नंबर पता चल जाता है। कलेक्टर साहब अपने सिक्योरिटी गार्ड को वहीं रोककर खुद अकेले ही उस कमरे में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि शीतल सर कमरे में एक बेड पर लेटे हुए हैं। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो कितना बीमार और कमजोर हो गए हैं। उनके पास जाकर कलेक्टर साहब उनके पैरों को छूते हैं तो शीतल सर कहते हैं कि बेटा कौन हो तुम, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, यहां मुझसे मिलने क्यों आए हो? इतना कहते हुए वह बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि सर, मेरा नाम अनमोल है और मैं एक समय था जब मैं आपके पास सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। तो शीतल सर अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हैं। उनकी याददाश्त अब थोड़ी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो उसे पहचान जाते हैं कि ये वही लड़का है जिसको मैंने रुपए दिए थे इसकी मां की आंखों का चश्मा बनवाने के लिए। तो वह एकदम से कहते हैं कि अच्छा बेटा, तुम वही अनमोल हो जिसको मैंने एक बार 100 रुपए थे और कहा था कि इनमें से कुछ का चश्मा बनवा लेना और कुछ अपने पास रखना। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे लौटा देना। आपने कई दफा मेरी इसी तरह से सहायता की थी और मैं आज आपके उन्हीं पैसों को लौटाने के लिए आया हूं। अब इस बात को शीतल सर सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती है और आंखों से आंसुओं की लड़ी टपकने लगती है। शीतल सर को रोता देख अनमोल थोड़ा सा हैरान रह जाता है। तो वो उनसे पूछता है कि सर, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? उसके बाद शीतल सर अपनी आप भी थी अपनी पूरी कहानी कलेक्टर अनमोल को बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि बेटा, उस समय मैंने तुम्हें सिर्फ कुछ रुपए दिए थे जो कि तुम्हें आज इतने समय के बाद भी याद है, और एक मेरी अपनी सगी औलाद है जिसका मैंने पालन पोषण कर बड़ा किया। अपने पिता होने का फर्ज मैंने बखूबी निभाया, लेकिन फिर भी उससे मेरी कोई कदर ना हो सकी। वो मेरी भावनाओं के साथ खेलता रहा और मुझे यहां वृद्ध आश्रम छोड़कर चला गया। और एक तुम भी किसी मां के बेटे हो जिसको मैंने पैसे दिए थे, तो जो तुम आज उन पैसों को लौटाने के लिए यहां आए हो। अब अनमोल उनके आंसुओं को साफ करते हुए उन्हें दिलासा देता है। तो शीतल सर अनमोल से उसका हालचाल लेते हैं और पूछते हैं कि बेटा, अब तुम करते क्या हो? तो अनमोल बताता है कि सर, मैंने आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा और मेहनत मजदूरी करके अपनी फीस को जमा करता रहा। खूब लगन के साथ पढ़ाई की और आज एक जिला कलेक्टर बन गया हूं। अब शीतल सर ये बात सुनते हैं तो अनमोल की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो अपनी पढ़ाई को जारी रखा
और एक कामयाब इंसान बन गए। अब इसके बाद दोनों बहुत देर तक बात करते हुए वही बैठे रहते हैं। बातचीत खत्म करने के बाद जो अनमोल होता है वो शीतल सर से कहता है कि सर अब आप अपना सभी सामान बैग में पैक कर लीजिए और मेरे साथ चलिए। इस बात को सुनकर शीतल सर अचंभे में पड़ जाते हैं। वो पूछते हैं कि बेटा अनमोल, तुम मुझे यहां वृद्ध आश्रम से कहां लेकर जाना चाहते हो? तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि कहीं नहीं सर, आपको एक अच्छी जगह लेकर जा रहा हूं जहां आपको होना चाहिए था। उसके बाद अनमोल वृद्ध आश्रम के मैनेजर से बात करके उन्हें वहां से लेकर अपनी गाड़ी में बैठा आता है और सीधा अपने घर की तरफ को चल देता है। घर पहुंचता है तो दोस्तों, कलेक्टर साहब का बहुत ही बड़ा एक घर होता है। घर के अंदर उनके 2 बच्चे रहते थे। जैसे ही उनकी गाड़ी सायरन देते हुए गेट के घर के बाहर आती है तो दोनों बच्चे बाहर भागते हुए आते हैं कि पापा आ गए, पापा आ गए। इसके बाद अनमोल अपनी गाड़ी से उतरता है और साथ में ही शीतल सर को भी गाड़ी से उतार लेता है और कहता है कि आज के बाद सर आपका यही अपना घर है, अब आप यही हमारे साथ रहोगे, ना कि वृद्ध आश्रम में। अब जैसे ही शीतल सर अनमोल के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं और बहुत ज्यादा वो भावुक हो जाते हैं। एक बार फिर से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कलेक्टर साहब उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और चुप कराते हैं। इतने में ही अनमोल की मां और पत्नी भी बाहर आ जाती है। उसके बाद ये सब लोग शीतल सर को अपने साथ घर के अंदर ले जाते हैं। अनमोल उन्हें अच्छे से नहला आता है और नए कपड़े पहनाकर उन्हें बहुत बढ़िया से अपने घर में रखता है। कलेक्टर साहब की मां और उनकी पत्नी को शीतल सर के बारे में सब कुछ मालूम था कि कभी को इन्होंने हमारे बेटे की पढ़ाई में बहुत मदद की थी और मां का चश्मा बनवाने के लिए भी रुपए दिए थे। हर तरह से उन्होंने अनमोल की सहायता की हुई थी, तो इसलिए मां और पत्नी भी उनका बहुत मान सम्मान करती है। डॉक्टर साहब शीतल सर की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। उनके दोनों बच्चे उनके साथ खूब मौज मस्ती के साथ खेलते थे और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है क्योंकि सभी लोगों ने उन्हें बहुत प्यार और मान सम्मान दिया। अब जब शीतल सर कभी अकेले में बैठकर अपने बेटे के बारे में सोचते और फिर इस बेटे के बारे में सोचते जिसको केवल कभी 100 रुपए देकर मदद की थी और आज उसने उन पैसों की कीमत को कुछ ऐसे अदा किया, जब भी वो सब बातों के बारे में सोचते तो उनकी आंखें भर आती थी। लेकिन कलेक्टर साहब ने उन्हें कभी भी ऐसी कोई बात महसूस नहीं होने दी। समय ऐसे ही बीतता गया। अब जो शीतल सर का लड़का होता है वो जिस जॉब को करता था उसमें वह कुछ धांधली करने की वजह से उस पर केस दर्ज हो जाता है और उसे इस बात का भी पता था कि उसके पिताजी अब वृद्ध आश्रम में नहीं रहते बल्कि एक कलेक्टर के घर में रहते हैं। वो अपने बचाव के लिए सीधा कलेक्टर साहब के घर पर पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद बाहर गार्ड से कहता है कि इस घर में मेरे एक बूढ़े पिताजी रहते हैं, मुझे उनसे मुलाकात करनी है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि आप 2 मिनट बाहर ही खड़े रहिए, मैं अंदर बात करके आता हूं। अंदर जाकर वो गार्ड शीतल सर से कहता है कि सर एक नौजवान लड़का आया है जो खुद को आपका बेटा बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि तुम उससे जाकर कह दो मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो बहुत समय पहले ही मर चुका है। मेरा वो बेटा मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन वह मुझे वृद्ध आश्रम छोड़कर गया था। मेरे लाख मना करने पर मेरी कोई बात नहीं सुनी थी, मेरी भावनाओं का खिलवाड़ किया था। अब सिक्योरिटी गार्ड बाहर आता है और उनके बेटे से ऐसा ही बोल देता है। अब उनका बेटा ये सब बातें सुनता है तो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है कि किसी भी तरह से अपने पिताजी से मैं मिलना चाहिए। इसलिए वो बाहर ही खड़ा होकर अपने पिताजी को आवाजें लगाने लगता है। कहता है कि पिताजी मेरी बात को सुनिए, मैं आपका बेटा यहां बाहर खड़ा हुआ हूं। इसके बाद शीतल सर बाहर आते हैं और आकर कहते हैं कि कौन सा बेटा और किसका बेटा? मेरा बेटा तो मेरे लिए उसी दिन मर चुका था जिस दिन वो मुझे अकेले वृद्ध आश्रम छोड़ गया था। मैंने तुमसे कितनी ही मिन्नतें की थी कि बेटा मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी थी, तो फिर तुम आज क्यों यहां चले आए हो? तो उनका बेटा कहता है कि पिताजी मैं एक केस में बुरी तरह से फंस चुका हूं, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मुझे सलाखों के पीछे डाल
देगी सिर्फ एक आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरी जान बचा सकते हैं। आप कलेक्टर साहब से बोलकर मुझे इस केस से बाहर निकलवा दीजिए। लेकिन शीतल सर कहते हैं कि ये तेरे बुरे कर्मों की सजा है जो आज तुझे भगवान ने दे दी है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जो तुमने बोया था आज तुम्हें वो काटना ही पड़ेगा। इतना बोलकर शीतल सर गार्ड से कहते हैं कि इसे यहां से धक्का मारकर बाहर निकाल दो, ऐसे मुजरिम को अपनी दहलीज पर भी ना रोको। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। तो शाम में कलेक्टर साहब घर लौटते हैं तो उन्हें भी सारी बातों का पता चलता है कि आज शीतल सर का बेटा उनसे मिलने के लिए यहां आया था और उन्होंने उसे यहां से धिक्कार हुए भगा दिया था। कलेक्टर साहब को तो पहले ही पता था कि उनका बेटा अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वो इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं लेते और बात को ऐसे ही जाने देते हैं। इस सब के बाद शीतल सर अपने शिष्य के साथ ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको वासु वॉयस की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।